गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट। सो टोटल ये जो सिलेबस है ये 50 मार्क का सिलेबस है। बहुत ही आसान सिलेबस है एंड मोस्टली थियोरेटिकल है। तो आज से अपन एक एक करके सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे। बट आज का जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैं बेसिकली ऑडिट होता क्या है इसके बारे में एक सिंपल डिस्कशन करूँगा कि ऑडिट होता क्या है, एंड उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ। दिस डेफिनेशंस आर वेरी क्रूशल। और ये बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने हैं बट अभी अपने को ऑडिट के फॉर्म में उसको टेक्निकल सेंस में उसको पढ़ना है विद रेफरेंस टू ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो बिफोर गोइंग अहेड पहले देखते हैं ऑडिट होता क्या है। ओके, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर है ना। ओके, अब इसमें और भी चीज़ें आती है, कैश फ्लो वगैरह मैं बताता हूँ। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम क्यों बनाते हैं। इट इज़ फॉर द यूजर्स। यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट किसका होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर। नाउ हु आर द इंटरनल यूजर्स। प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, बराबर है ना। देन अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर, कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जैसे आपका बिजनेस का फॉर्म है उसके हिसाब से। देन ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है तो। देन मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मेंबर्स। सो दीज आर द यूजर्स एंड वन मोर इज देयर एम्प्लॉय, यस, है ना। सो दीज आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ने से उनको कंपनी का हेल्थ पता चलता है। अभी हेल्थ का मतलब क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा टेक्निकल सेंस में। तो ये होते हैं इंटरनल यूजर्स। देन सेकंड होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बताओ हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स। सोचो आप 2 मिनट। जीएसटी के ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, है ना। जब कंपनी के ऊपर रेड होता है या उनको कोई नोटिस भेजा जाता है, सो दे विल आस्क यू टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी ऑडिटेड, अगर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है तो, करेक्ट ना। सो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक लोन लेने के लिए यू नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बताओ व्हाई यू नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Yes, बताओ who are the further external users of financial statement. Shareholder, investor, then creditors. लोन लेने के बैंक इंपॉर्टेंट है, जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, देन इनकम टैक्स में एसएससी की टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, करेक्ट ना। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो पॉइंट नंबर 1, ऑडिट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स कौन है, इतने सारे यूजर्स है। तो इन सभी यूजर्स का इंटरेस्ट अपने को सर्व करना है, इनके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए, इनके साथ कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। तो दीज आर द यूजर्स। सो इनको जो डेटा जा रहा है ये सही जा रहा है कि नहीं, ये चेक करना काम है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड ऑडिटर। सो ऑडिटर जो करता है वो ऑडिट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड दीज आर द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ इन दोनों को मद्देनजर रख कर पढ़ा रहा हूँ। इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। Hence, we need auditor
to check. Now R है very important word, true and fair view. This is most important word in audit. बता दो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है. अच्छा, तो ऑडिटर क्या चेक करता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. ना क्यों चाहिए ट्रू एंड फेयर? टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो यूजर्स है इंटरनल एज वेल एज यूजर एक्सटर्नल, उनका अपने को कॉन्फिडेंस गेन करना है एंड उस कॉन्फिडेंस को बोलते हैं एश्योरेंस. तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो आगे बार बार वर्ड आएगा एश्योरेंस. व्हाट इज एश्योरेंस? टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. यूजर्स कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल. ठीक है, तो आप इतना एक डायग्राम लिख लो. बेसिकली इसमें मैं आपको बहुत सारे डायग्राम बना के दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये आज का जो पहला लेक्चर, इसमें मैं बस डेफिनेशन डिस्कस करूंगा. फिर अगले इस लेक्चर है तो अगले लेक्चर से मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा. पहला 1 घंटा मैं ऑडिट का एक बेसिक आपको ओवरव्यू दूंगा एंड अकॉर्डिंगली फिर अपन आगे बढ़ेंगे. चलो यहाँ तक लिख लो. हो गया? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो अपने को पढ़ना है. ऑडिटर का मतलब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. बस एक इंट्रोडक्शन था बेसिक. एश्योरेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आगे आएगा. ठीक है, तो ये था. मतलब अभी इस डायग्राम से मैंने आपको बताया कि ऑडिटर की ज़रूरत क्या है टू हैव अ चेक ओवर फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो ट्रू है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. किसके लिए? यूजर्स. हु आर द यूजर्स? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. नाउ अच्छा, ये हो गया कि आपका लिख के लिख लो. नहीं हुआ तो फटाफट लिख लो थोड़ा. चलो ना देखो, ऑडिट होता क्या है. व्हाट इज ऑडिट? आप मेरे साथ लिखना है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट to form and express an opinion अगेन ओपिनियन का मतलब क्या मैं बताऊंगा, फॉर्म एंड एक्सप्रेस का फर्क बताऊंगा. एक एक वर्ड पे डिस्कशन होने वाला है. एग्जामिनेशन का मतलब क्या बताऊंगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से थे बताऊंगा, है ना, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं आप ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ चुके हो. अच्छा, एक्सप्रेस ओपिनियन किस पे देना है, वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू और फेयर व्यू. ठीक है ना, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे. क्या, किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल. अच्छा, क्यों देना है ट्रू एंड फेयर व्यू? Such opinion will increase confidence of users
एंड इसको बोलते हैं एश्योरेंस। सो एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये दोनों साथ में चलते हैं। ऑडिट का एंड पर्पज ही एश्योरेंस है ना। ऑडिट करते हैं हम टू अंडरस्टैंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका एंड होता है टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, जिसको बोलते हैं एश्योरेंस। ये भी लिख लो। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया है, ये जनरल डेफिनेशन है, मैं एक एक वर्ड का डिटेल में एनालिसिस करूंगा, डोंट वरी। तो पहले एक दो लेक्चर जो मेरे होंगे वो खाली मैं कुछ डेफिनेशन से डिस्कस करूंगा, एंड फिर चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आगे जाके इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही इसको बराबर बता रहा हूँ। लिख लो सब लोग। और इसमें आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाना है, जैसे अपन ने जीएसटी में डायग्राम्स बनाया, इसमें मैं बहुत सारे डायग्राम बना के दूंगा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है, बट इट्स वेरी इजी। 50 मार्क का सिलेबस है एंड इट्स प्योरली थेरी, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट हो जाएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर एक बार भी बराबर देख लिए तो आपको 60-70% समझ में आएगा। घर पे एक बार बाद में पढ़ लेना, मोर देन इनफ। ठीक है, चलो। सो आइए, तो ये दो डायग्राम एक बेसिक मैंने ऑडिट का, तो ऑडिट एंड एश्योरेंस ध्यान में रखना। स्टार्ट होता है ऑडिट, एंड पर्पज इज एश्योरेंस। चलो, अभी ये कुछ डेफिनेशंस मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो डेफिनेशन है वो है इंडिपेंडेंट। ये वर्ड आगे आएगा, है ना। अपन आगे पढ़ेंगे कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको पूरा फ्रीडम देना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, है ना। मतलब क्या है? मतलब मेंटेन बाय ऑडिटर का लास्ट कॉलम क्या है इसमें, ऑडिटर का काम क्या है? सो ऑडिटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, मतलब क्या है बताओ जरा, क्या होगा? इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब क्या? उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने गया, ठीक है ना, एंड वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कुछ चेक कर रहा था, रिकॉर्ड चेक करते हुए कुछ पता चला कि ये रिकॉर्ड इसमें मिसिंग है, करेक्ट ना, एंड वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। मैं डायरेक्टर से मिला, डायरेक्टर ने कहा कि सर इतना एडजस्ट कर लो, मैं बोल रहा हूँ मेरे भरोसे आप कर लो, मैं डायरेक्टर हूँ, आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट मतलब क्या है? मेरे काम करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मेरे को जो जो रिकॉर्ड चाहिए वो चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, सो तुम गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ आया तो मैं देख लूँगा। तुम क्या देख लोगे भाई? साइन मेरे को करना है, तुम तो भाग जाओगे। सो फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट का मतलब है एब्सोल्यूट फ्रीडम देना चाहिए मेरे काम में, कोई बीच में टांग नहीं डालना चाहिए कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये रिकॉर्ड नहीं देंगे हम आपको, ये रिकॉर्ड नहीं हमारे पास, ये नहीं। फ्री फ्रॉम, आई शुड बी गिवन फुल फ्रीडम, फिर वो कोई भी हो, आई विल बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे हैव टू गिव मी आंसर प्रॉपरली। सेकेंड है ओपिनियन, है ना, मैंने यहाँ पे मूवी का एग्जाम्पल दिया है ना। ओपिनियन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर, है ना। फॉर्म एंड एक्सप्रेस मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद मेरा ओपिनियन क्या है ये मैं देता हूँ। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी देखने के बाद कोई बोलता है कि मेरा ये मूवी अच्छा है, एक बोलता है खराब था, ये बोलता है मूवी अच्छा था बस एक सीन मेरे को पसंद नहीं आया, या ये छोड़ के सब पसंद है, कोई बोलता है एकदम बकवास मूवी है। सो एवरीवन विल हैव इट्स ओन चॉइस, दैट इज कॉल्ड एज ओपिनियन, ठीक है ना। तो अभी जो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, अब लिख लो नया डायग्राम कि ओपिनियन किस तरह के होते हैं ऑडिट में, लिख लो। टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, ब्रैकेट में लिखना राय, राय, ऐश्वर्या राय नहीं, ओनली राय। जैसे कुछ लोग फुकट में राय देते हैं ना, हाँ, बट ये पेड राय है, ये राय देने के लिए आपको पैसा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के लिए आता है। तो ऑडिट में 4 तरह के ओपिनियन है, एंड आई थिंक आप शायद पढ़ चुके हो, शायद अगर आपने कभी पढ़ा रहेगा तो आई डोंट नो। एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, पहला होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। व्हाट इज अनक्वालिफाइड? अनक्वालिफाइड का मतलब है सब कुछ परफेक्ट है, विदाउट एनी कंडीशन। मतलब मैंने कहा कि मेरे को मूवी पूरा पसंद आ गया, मतलब आपको मॉम ने पूछा
इधर को इस लड़के से शादी करनी है क्या? आपने कहा यस मॉम, शी इज़ वेरी रिच एंड आई एम रेडी टू मैरी हर विदाउट एनी कंडीशन, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो आपकी शादी तय हो रही है, लड़की पसंद आ गई, या कोई लड़की देख रही लेक्चर, उनको लड़का वन स्ट्रोक पसंद आ गया, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कि मैं शादी इससे करूँगी या मैं शादी इससे करूँगा, जो भी है। सो विदाउट कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका ऑडिट में मतलब क्या होता है? इसका ऑडिट में मतलब होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, financial statements are true and fair, so this is called as a unqualified opinion। यह है मतलब सब कुछ परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं, लड़की पसंद आ गई। दूसरा है क्वालिफाइड ओपिनियन। सब्जेक्ट टू, क्वालिफाइड मतलब सब्जेक्ट टू, मतलब ये थोड़ा डेंजर चीज़ है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि ऑडिटर, एज ए ऑडिटर में बोलता हूँ कि ये ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ अच्छा है एक्सेप्ट देयर इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो मैंने क्या बोला, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन हुआ है। ये एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। तो मैंने बोल दिया कि सब ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ बराबर है, बट एक प्रॉब्लम है, स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है। मतलब आपने बोला सर लड़की पसंद है बट एक ही प्रॉब्लम है, उसको चश्मा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। या हाइट बहुत ज़्यादा, हाइट बहुत कम है ना, बाकी ठीक है, पैसा तो दबा के कमा रही है, 1 लाख मंथली सैलरी, और क्या चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुकी है ना, तो सब कुछ ओके सब्जेक्ट टू। तो आपने मॉम को कहा कि मॉम आई एम रेडी टू मैरी हर, ओनली एक ही प्रॉब्लम है बट ठीक है चल जाएगा, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड। तीसरा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर का मतलब होता है एज अ ऑडिटर आई एम unable to form any opinion. As auditor I am unable to form any opinion। मतलब मॉम ने पूछा लड़की पसंद आ गया, तो आपने कहा मॉम आई एम नॉट एबल टू टेल यू कि पसंद आए कि नहीं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि इससे शादी करूँ या ना करूँ। हाँ, पहले केस में तो पसंद आ गई थी, दूसरे केस में पसंद आ गई थी सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे मैं उसको ना भी नहीं बोल पा रहा और हाँ भी नहीं बोल पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करेक्ट ना। मतलब ऑडिटर ने कहा कि हमने रिकॉर्ड से देखो बट कुछ पता नहीं चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग। अच्छा, ये कब हो सकता है? एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है उसका सर? इसका एग्जाम्पल है लिखो, एक काम करते हैं, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। मतलब रिकॉर्ड से नहीं अवेलेबल, मैं कैसे चेक करूंगा? आप बोल रहे कि हमने 2 करोड़ का इनकम टैक्स दिया है बट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैंक में रिकॉर्ड्स होंगे, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट ना। कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर हुए बट उसका चलन नहीं, कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड से नहीं है, तो मेरे को स्टॉक ट्रांसफर तो अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, जीएसटी में भी देखना पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफर का क्या होता है, तो बट रिकॉर्ड नहीं है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग। तो इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड लास्ट होता है, ये सबसे बुरा है, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स मतलब आपने कहा कि मॉम ये लड़की पसंद नहीं है, दूसरी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग at all true and fair view। ठीक है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म आएगा, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं
ये सभी डेफिनेशन में अगर कवर करने वाला हूँ, बट फर्स्ट टाइम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आएगा ऑडिट कैसे पढ़ना है। तो पहले 1-1.5 घंटा जो होगा मैं बस ऑडिट के कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूँगा, ताकि आगे पढ़ाने को मेरे को ईजी होगा। तो ये और एक बार डिस्कशन होगा ही। तो ये उसका थ्योरी भी मैंने आगे दिया है, सब कुछ दिया है, सो डोंट वरी। बट मैं लिखने को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि लिखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। खाली आप लेक्चर देखोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए विल ड्रॉ सम डायग्राम ऑल्सो, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। सो लिख लो डायग्राम। सो अनक्वालिफाइड है तो सबसे परफेक्ट है, बाकी सब एडवर्स है तो सबसे बुरी ओपिनियन है ना। मैंने कहा पूरा घोटाला है कंपनी में, पूरा फ्रॉड ही हुआ है, एडवर्स ओपिनियन। तो आपने कहा ये लड़की पसंद नहीं है, इस लड़के का ऑलरेडी अफेयर है, ये लड़की ने बोल दिया कि इस लड़के का अफेयर है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, एडवर्स ओपिनियन है ना। सो एक फुल दो माली कैसे होगा, नॉट पॉसिबल। चलो लिख लो फटाफट। सो ये IMP लिखो, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ ओपिनियन। हो गया, चलो आगे। हाँ देखो, व्हाट इज ट्रू एंड फेयर, ये भी वर्ड बार बार आएगा। सर ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, फेयर इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रीट फुल्ली रिकवर्ड एंड फेयरली, एक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ एक मिनट। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है देयर इज नो, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बस ये ध्यान रखना। ये कुछ तो गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सो व्हाट इज ट्रू एंड फेयर, देयर शुड नॉट बी एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बताता हूँ व्हाट इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो भी बताता हूँ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। सो व्हाट इज ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रूथफुली रिकॉर्डेड चाहिए। मैं वही बोला, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एंड फेयरली प्रेजेंटेड चाहिए, है ना। आप लिख लो, लिख लो। और ये पूरा गड़बड़ी हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ट्रू एंड फेयर लिख के देता हूँ अलग से, गड़बड़ हुआ है पूरा। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या, लिख लो आप, वहाँ पे कट कर दो, नोटबुक में लिख के रखना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन should be truthfully recorded and fairly presented and disclosed. So what is true and fair? Financial information should be truthfully recorded, ईमानदारी से रिकॉर्ड करना है। फेयरली प्रेजेंट मतलब जो लॉ के रिक्वायरमेंट है उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो, एंड उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज भी करना है। तो ये प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। आपको सिलेबस में 50 मार्क का ऑडिट है, सो इंस्टीट्यूट ने जितना दिया अपन सब पूरा कवर करने वाले हैं। अच्छा, अभी ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, तो ये नोट लिख के देता हूँ। ये हो गया थ्योरेटिकल मीनिंग। अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर, लिखो, सेड टू बी ट्रू और फेयर, T/F। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं, इफ देर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेरी क्रिटिकल वर्ड। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर का मतलब है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल नहीं, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस, है ना। एंड मिस स्टेटमेंट मतलब कोई चीज़ जो है वो गलत तरह से उसमें प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। गलत तरह से प्रेजेंट की फिर वो यूजर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। सो मैं बताता हूँ व्हाट इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। सो ये वहाँ पे लिख लो,
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। ऊपर का थ्योरेटिकल मीनिंग है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया प्रैक्टिकल एनालिसिस कि देयर शुड नॉट बी एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब कोई भी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है और आपने उसको नहीं दिखाया तो फिर मतलब ही नहीं है ना। जैसे इनकम टैक्स कितना पे किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड नहीं किया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना। देन एग्जाम्पल उसका मैं आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कि बहुत बड़ा गलती हुआ है। एग्जाम्पल लिख लो, शोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कितना बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आपने रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, पूरा प्रॉफिट लॉस हिलने वाला है। प्रॉफिट लॉस हिल गया तो फिर वो ट्रू एंड फेयर कहाँ पे रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस तो मेन चीज़ है हर एक बिजनेस में, वही पूरी हिल जाएंगी, वो डेटा ही रिलायबल नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने बराबर रिकॉर्ड नहीं किया है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ है जिसका कोई यूजर्स के ऊपर असर नहीं हो रहा है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच विल अफेक्ट इकोनॉमिक चॉइस ऑफ द यूजर्स। इकोनॉमिक चॉइस मतलब लोग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, हाँ, तो उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उनके डिसीजन पे इफेक्ट होगा। अभी यहाँ से इसकी वजह से प्रॉफिट लॉस हिलेगा तो उनका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होगा कि नहीं होगा, कंफर्म चेंज होगा। बस दैट इज वॉज ट्रू एंड फेयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर कि ऐसा कोई चेंज नहीं होना चाहिए जिससे यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो, फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। हर एक का कंपनी से जुड़ने का पर्पज़ अलग अलग होता है, तो उसका जो पर्पज़ है वो अफेक्ट ना हो, बस उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। चलो लिख लिया आपने। ना देखो आ गया मिस स्टेटमेंट। देखो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आर फैक्ट एज कॉल्ड एज ए मिस स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड जो फैक्ट भी है, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ चाहिए। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट is called as a misstatement due to fraud or error, very important। तो जो स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब वो फैक्ट भी है एंड वो गलत भी है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट। अब ये मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के वजह से भी हो सकता है और एरर की वजह से भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो फ्रॉड और एरर में डिफरेंस क्या, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर में, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फ्रॉड जो है वो आगे दिया है, मतलब मैंने देखो यहाँ पे दिया है फ्रॉड। फ्रॉड इंटेंशनल होता है एंड एरर अनइंटेंशनली होता है। तो एरर है तो अपन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट फ्रॉड है तो गलत ही बात है। तो ये फ्रॉड और एरर में डिफरेंस क्या, ये भी एग्जाम में आता है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा आई डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। सो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। फैक्ट है लेकिन वो एरर हुआ है इसलिए गलत दिख रहा है या फ्रॉड हुआ है। एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, डिटेक्टेड चाहिए, ऑडिटर का काम है उसको डिटेक्ट करना। चलो एंड व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, विच कैन इन्फ्लुएंस द यूज एज इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब क्या मैंने जो कहा कि यूजर्स का जो ये है वो डिसीजन अगर चेंज हो रहा है तो देन वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो व्हाट इज मटेरियल, जिसका यूजर्स का जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो चेंज हो रहा है। एंड व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये फैक्ट है बट वो फ्रॉड या एरर की वजह से अराइज हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज ट्रू एंड फेयर, समझ में आपको क्या है ट्रू एंड फेयर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एंड यूजर्स कैन ट्रस्ट इट, एंड उसको बोलते हैं एश्योरेंस। सो ऑडिट एंड एश्योरेंस दोनों साथ में चलते हैं। नाउ और एक वर्ड आ रहा है इंटरनल कंट्रोल। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस टू प्रेजेंट द डेट एंड टाइमली करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। देखो वही है इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्या है। एमएमएस का मतलब है
मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आप जो समझ रहे हो वो नहीं, इट्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब क्या है, अच्छा ये जो मिसस्टेटमेंट हो रहा है या तो एरर की वजह से हो रहा है या फ्रॉड की वजह से हो रहा है। अपने को फिनांशियल स्टेटमेंट तो सही दिखाने हैं, तो अगर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहेगा तो उसको हम टाइपली डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा पता चला कि स्टॉक बिजनेस में आ रहा है बट उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, परचेज दिखा रहा है बट स्टॉक रजिस्टर में ऐड नहीं हो रहा है। तो बाय चेंजिंग योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर, बाय चेंजिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, उसको 2-3 जगह पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है। सो बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर, बाय चेंजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, यू कैन मेक श्योर दैट स्टॉक इज रिकॉर्डेड एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो। तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड विच विल रिजल्ट इनटू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड उसको आपने अगर डिटेक्ट किया तो फिनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट होंगे, एंड परफेक्ट होंगे तो ट्रू एंड फेयर होगा। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। नाउ व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट इज ऑडिट डन बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ। सो यू विल बी द चार्ज ऑफ इंटरनल ऑडिट, करेक्ट ना। एंड फिर इसमें जो रिकॉर्ड चेक करना है वो अपन आगे देखेंगे कौन से रिकॉर्ड चेक करना है। तो इंटरनल ऑडिट का फायदा क्या? देखो जैसे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि भाई अपना एक्सटर्नल ऑडिटर आने वाले ऑडिट करने के लिए, तो तू एक बार अपने सिस्टम में चेक कर ले कि क्या क्या गलत हो रहा है। तो एज ए इंटरनल ऑडिटर यू विल फाइंड आउट द लूपहोल्स, यू विल फाइंड आउट द वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। एंड देखो फ्रॉड पकड़ गए तो बिजनेस का फायदा है, स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, परचेस हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब क्या फिर जा कहाँ पे रहा है वो स्टॉक, ये सब आप चेक कर सकते हैं। सो बाय ब्रिंगिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फ्रॉड कैन बी मिनिमाइज, रिड्यूस टू, जीरो होना मुश्किल है बट मतलब जीरो करने की कोशिश होनी चाहिए। लोग ज़्यादा होशियार होते हैं वो करते हैं, बट स्टिल सिस्टम अगर अच्छा रहेगा, अगर ड्यू डिलीजेंस अच्छा रहेगा तो वो मिनिमाइज तो कंफर्म होता है, राइट ना। देखो कितना सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाओ, थोड़ा बहुत तो लूपहोल्स रहते ही है, बट ठीक है जितना आपके हाथ में है एंड उसको ट्रू एंड फेयर में बना सकते हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनल ऑडिट का पर्पज़ क्या है? एरर एंड फ्रॉड पता चलते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है, उसमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मैं खाली वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये एक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? टू सेटिस्फाई नीड ऑफ एक्सटर्नल पर्सन। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपका कंपनी टेक ओवर कर रहा हूँ, तो मैं मेरे ऑडिटर को बोलूँगा एक बार चेक कर रहे हैं इनका बैलेंस शीट बराबर है क्या, वो जो बोल रहे हो है कि नहीं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डिफरेंट, एक्सटर्नल ऑडिट इज डिफरेंट। आप जो समझते हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। एक्सटर्नल ऑडिट ये जो होता है ये नीड बेस होता है, वो टर्नओवर बेस जो होता है वो अलग ऑडिट है जो आपने इनकम टैक्स पे पढ़ा है, मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। जैसे कंपनी का, इस कंपनी को मैं टेक ओवर करने जा रहा हूँ, तो मैं मेरा ऑडिटर को बोलूँगा तू बता ये कंपनी बराबर है कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, रिलेबल है कि नहीं जरा बता, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। या इस कंपनी में मैं 50 करोड़ के शेयर्स खरीदने वाला हूँ, मैं मेरे ऑडिटर को बोलूँगा भाई तू इस बैलेंस शीट को एनालिसिस कर। या क्लाइंट मेरे को बोलेगा विपुल सर मेरे को इसका एनालिसिस करके बताओ कि मेरे को 5 करोड़ के शेयर्स लेना है। जैसे बीच में मैंने को ग्रुप में काफ़ी सारे शेयर किए थे कि ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को शेयर में बहुत इंटरेस्ट, मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो अभी कोरोना की वजह से काफ़ी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, एंड दीज आर द स्क्रिप्ट्स जो मेरे को अच्छे लगे जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो दिस इज़ व्हाट, ये मैंने मेरे लिए किया था, बट क्लाइंट बोलते कभी कभी कि सर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, आप ज़रा बताओ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो मैं उसका बैलेंस शीट पूरा एनालिसिस करता हूँ, करेक्ट ना। एंड फिर मैं बताता हूँ क्लाइंट को कि मेरा ओपिनियन क्या है, एंड फिर अकॉर्डिंगली क्लाइंट डिसीजन लेता है। देन स्कोप ऑफ ऑडिट, यस स्कोप मतलब मैं जब ऑडिट करने जाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने मैप्रो का ऑडिट किया है, सो जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पे जाके करना क्या है ये पहले डिफाइन होता है। देखो एरिया ऑफ वर्क, फ्रेमवर्क विद इन विच ऑडिट नीड टू परफॉर्म, हाँ मतलब मैं कौन से एरिया में काम करूँगा, क्या क्या करना है, ये सब। अभी ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो 12 मंथ्स के जो रिकॉर्ड्स है ना पूरे, ये मेरे को 3 मंथ्स में ऑडिट करना है, और एक नहीं बहुत सारे कंपनीज का करना है। तो मेरे को प्रॉपर प्लान बना के जाना पड़ता है कि मैं क्या चेक करूँगा, कहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, कहाँ पे लेस कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सैम्पलिंग बेसिस पे होता है, हर एक चीज़ आप डिटेल में चेक नहीं करते हैं। नो डाउट जो इंपॉर्टेंट वन है उसको तो मैं चेक करूँगा ऑब्वियसली, कोई डाउट ही नहीं, बट जो लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट।
तो मैं कौन से एरिया वर्क में काम करूँगा, तो उसमें मेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा, मतलब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा कि इस समय मेरे को ऑडिट स्टार्ट करना है, इस समय में ऑडिट ख़त्म करना है, मेरे को इतना पैसा मिलेगा, मैं कौन से एरिया में ऑडिट कर सकता हूँ, ताकि वहाँ पे मेरे को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए कि मेरे को ये चेक करना है, ये चेक नहीं करना है, जो भी है। स्टैट्यूट मतलब लीगल स्टैट्यूट क्या है, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी जितना आपको है, आपको बेसिक लेवल पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये सब मेरे को फॉलो करने पड़ते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे काम पे, उसके बाद रिक्वायरमेंट कंप्लायंस कैसे करना है, सो दैट विल डिसाइड माई स्कोप ऑफ वर्क। तो ये क्लाइंट के हिसाब से मेरे को देखना पड़ता है कि क्लाइंट के लिए कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, फिर उसके बेसिस पे मेरा पूरा ऑडिट प्लान होता है। मतलब ये दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस पे भी होता है, बहुत सारे बिजनेस के लिए अलग अलग लॉ के कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है तो उनके अलग कंप्लायंस है, बैंकिंग के लिए अलग कंप्लायंस है, तो वो भी कंप्लायंस किए कि नहीं ये भी मेरे को चेक करना पड़ता है। और प्लस ऑडिट के भी खुद के स्टैंडर्ड्स है, तो ये सब देख के मेरे को लीगल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फ्रेमवर्क डिसाइड करना पड़ता है कि मैं 3 मंथ्स में क्या क्या काम करूँगा। नेक्स्ट है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान 12 महीने का काम 3 मंथ्स में करना है ना, तो ये ऑडिट टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग करना पड़ता है कि भाई इतना बड़ा कंपनी है, 150 करोड़ का टर्नओवर है, तो 3 मंथ्स में मेरे को क्या क्या चेक करना है, कौन सा काम आर्टिकल को देना है, कौन सा काम मैं खुद करूँगा। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करूँगा मैं खुद ही करूँगा, कुछ स्टॉक रजिस्टर मैं ही चेक करूँगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो लेस इंपॉर्टेंट काम है जैसे एसेट्स का वेरिफिकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट ही है नो डाउट, बट जो लेस इंपॉर्टेंट है फिर उसको मैं डेलीगेट करूँगा। तो ये पूरा काम मेरे लेट्स से मेरा ऑडिट का टीम है 17 लोगों का, उन सब में मैं काम को बांट दूंगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, फिर मेरे को रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, फिर रिपोर्ट आने के बाद उनकी क्वेरी में कैसे सॉर्ट आउट करूँगा, फिर मेरे को जो डाउट्स आते हैं मैं उसको कैसे क्लियर करूँगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एंटायर ऑडिट प्लान होगा कि 3 मंथ्स में ये मैं क्या क्या काम करूँगा। ऑडिट प्रोसीजर एकदम सिंपल है, मैं आपको ऑडिट कैसे कंप्लीट करूँगा, ये पूरा मेरा इंडिपेंडेंस रहता है कि ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, किस सीक्वेंस में मैं सभी रिकॉर्ड चेक करूँगा, करेक्ट ना। उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट एविडेंस अगेन सिंपल वर्ड्स है। एविडेंस का मतलब क्या है, मैं जब ऑडिट करता हूँ ना, ऑडिट करते से मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट दिस कंक्लूजन। क्योंकि आगे जाके कुछ लीगल मैटर अराइज हो गया, सो मेरे पास सपोर्ट होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड्स आई हैव टेकन दिस डिसीजन। तो उसको बोलते हैं ऑडिट कंक्लूजन। इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट एविडेंस। एंड व्हाट इज ऑडिट कंक्लूजन, मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ की है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है कि नहीं, मैंने जो ओपिनियन दिया है वो होता है मेरा कंक्लूजन। एंड व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, ये ओपिनियन में जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट करता हूँ, जो ऑडिट का एंड पार्ट है, ऑडिट रिपोर्ट इज द लास्ट वर्क आई विल डू फॉर माई क्लाइंट, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। चलो, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिया। इसमें अभी ठीक है, अभी इतने इनफ है, सो इसको एक बार पढ़ लेना है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। तो अभी अपन ने जो एक 15-20 मिनट डिस्कशन किया है, ये बेसिक टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू एंड फेयर आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोलूँगा ट्रू एंड फेयर। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर, उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है ना। व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो यूजर्स है उनका कोई इकोनॉमिक डिसीजन है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये डिसीजन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो यूजर्स है इंटरनल एक्सटर्नल, उनको जो भी डिसीजन लेने वो आपके रिपोर्ट के बेसिस पे ले जाएंगे, तो उनका डिसीजन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस तरह से वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू एंड फेयर, सिंपल, ये ध्यान में रखना वर्ड्स। चलो, तो पहला चैप्टर का नाम है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। देखो ये क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑडिटिंग देयरफॉर इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, वाउचर्स, इनवॉइसेस, चलन, है ना। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी आते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट रिकॉर्ड भी इसमें आते हैं। वाउचर्स ऑफ द बिजनेस बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर, who should be qualified for a job,
अपन देखेंगे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इन ऑर्डर टू ascertain देयर एक्यूरेसी। चलो, द ऑडिट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू लिसन। तो ये एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ये ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है। सो लैटिन वर्ड ऑडायर का मतलब क्या है, टू लिसन। इन दोज एशियन डेज द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक अकाउंट्स used to hear explanation required from responsible officer, and that's why person who heard the explanation was called as an auditor। तो जो explanation सुनता है, जैसे आप और मैं ऑडिट करने जाएंगे ना, will hear explanation from the concerned person, so हमको बोला जाएगा auditor। However, nowadays due to drastic changes in business accounting system, size and provision of different laws, here concept of auditing is considerably changed and become more exhaustive, and therefore डिफरेंट ऑडिटर हैव डिफाइन द ऑडिटिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ के जाना, ये डेफिनेशन कोई एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, ठीक है ना। हाँ, बट इस डेफिनेशन में जो जो दिया एक एक चीज़ में वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये ICAI का डेफिनेशन आप पढ़ के जाइए। देखो क्या लिखा है, अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस and performance of an enterprises for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes proposition before him for examination, collect evidence, evaluate the same, and on the basis of formulate his judgment, which is communicated through his audit report. करेक्ट ना। तो ऑडिटर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, करेक्ट ना, एंड डेटा कलेक्ट करने के बाद ही गिव्स हिज ओपिनियन। फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट है जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो उनका हम ऑडिट भी कर रहे थे, बट उनको ये डाउट था, मतलब ऑडिट जब मैं कर रहा था तो मेरे को उनको ही डाउट था, उन्होंने मेरे को बता के रखा था कि विपुल हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे से सीमेंट चोरी हो रहा है, तो ज़रा तू डिटेल ऑडिट करके मेरे को बताना क्या है। तो मैंने कहा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब मेरे को पर्टिकुलर मैटर में बोला कि तुम देख लो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ मैं, एंड फिर हमने उनको ढूंढ के दिया और उसके लिए उपाय भी बताया। मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैंने क्या उनको उपाय बताया, उसको चोरी हमने कैसे पकड़े भी, बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल दूंगा, बट वो इन्वेस्टिगेशन भी दूंगा। तो और एक वर्ड मैंने ऐड किया इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट ये ओवरऑल सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, जहाँ पे मेरे एविडेंस कलेक्ट करूंगा, फिर वो स्टॉक रेटेड होगा, फिर वो एसेट रेटेड होगा, फिर वो बैंक लोन रेटेड होगा, डेटर्स क्रेडिट रेटेड होगा, है ना, गवर्नमेंट की कंप्लायंस रेटेड होगा, उस बेसिस में ओपिनियन दूंगा। ये जनरल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। कभी कभी मैं इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा, मतलब क्लाइंट ने बोला कि तुमको ऑडिट नहीं करना है, बस यहाँ पे हमको लग रहा है चोरी हो रही है, तुम देख के बताओ चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है और उसको कैसे पकड़ना है, होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर एरिया में होता है, वहाँ पे मेरा एरिया नैरो फिक्स रहता है, यही काम करना है मेरे को। ऑडिट में सब कुछ होता है। देखो मीनिंग ऑफ ऑडिट, देखो क्या है, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डन बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। It is done with the help of voucher, document, information, explanation received from client. The auditor certifies himself with the authenticity of final accounts prepared for a particular period. The auditor report that balance sheet exhibit true and fair. What is true and fair? There is no material misstatement which will affect the economic decision of users of financial statements. The P&L account reveals true and fair. The accounts have been prepared. हाँ, मतलब व्हाट इज ट्रू एंड फेयर। एज ए ऑडिटर आपको रिपोर्ट क्या करना है कि अकाउंट जो बनाया वो बराबर बनाया है, P&L बराबर बनाया है, बैलेंस शीट बराबर बनाया है, जो सपोर्टिव रिकॉर्ड्स है वो बराबर मेंटेन किए हैं। एंड इफ इज नॉट सेटिस्फाइड देन यू हैव टू रिपोर्ट। उसको क्या रिपोर्ट करना है, ओपिनियन, जो मैंने आपको बता दिया 4 प्रकार के ओपिनियन होते हैं ना, उसको ओपिनियन देना है। चलो ना, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग आपको पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। It is systematic and scientific examination, very important, systematic and scientific. What it means? Systematic and scientific मतलब ऑडिट कैसे किया जाएगा उसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपको फिक्स, मतलब लॉ के जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो आपको गाइड करता है कि वो सही तरह से कैसे होना चाहिए। जैसे अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उससे क्या होता है आपके अकाउंट्स परफेक्ट बनते हैं, स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी जो सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक का मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको बैलेंस शीट चेक करने के लिए उसके पहले के सभी ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे, जर्नल एंट्री चेक करना पड़ेगा, लेजर चेक करना पड़ेगा, तभी बैलेंस शीट बराबर है कि नहीं पता चलेगा। उसका ओरिजिन तो वही से है ना,
तो सिस्टमैटिक का मतलब है आपको कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे घर पे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो देयर हैज टू बी सिस्टमैटिक प्लान ऑफ एक्शन, देन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। साइंटिफिक का मतलब क्या, वही है। साइंटिफिक का मतलब है कि जो प्रूवन मेथड्स है उसको फॉलो करना है। व्हाट इज साइंस? साइंस मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट। सो ऑडिट करते समय जो प्रूवन मेथड्स है, पूरा मेथड मतलब कुछ चीज़ें जैसे मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करना है सिंपल वर्ड्स में, कि मेरे को पता है कि ये चीज़ कैसे चेक करना है, विच इज़ बेस्ड, विच इज़ प्रूव्ड। जैसे बैंक, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट कैसे क्रॉस चेक करना है मेरे को पता है, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। मैंने प्रूव नहीं किया, वो ऑलरेडी प्रूवन है। सब लोग वही मेथड फॉलो करते हैं जिससे वो चेक होता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स विच इज ऑलरेडी प्रूवन। सो तो उसके बेसिस पे उसका एग्जामिनेशन करना है। सेकेंड पॉइंट वही है, थर्ड पॉइंट भी पढ़ लो, ये फोर्थ पॉइंट भी वही है, ये सब सेम ही है ना। तो ये एक बार पढ़ लेना, ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ना इंपॉर्टेंट है, ऑडिट करना क्यों है। सी सब आप कोई भी पॉइंट पढ़ो, एंड वही होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग दो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। चलो देखते हैं क्या है प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। As per section 143 of Companies Act, the primary duty of auditor to report to the owners that the accounts, financial statements are giving true and fair view of the state of company's affair at the end of financial year. Normally auditing at the end of year ही होता है, and P&L account and cash flow of the year and such other matters as we prescribed. Now cash flow statement आप पढ़ने वाले हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या, मैं आपको एक बार बताता हूँ। बाकी बैलेंस शीट की आपको पता है, P&L भी पता है, कैश फ्लो भी आपको पता ही है। सी बेसिकली व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? सिंपल वर्ड्स में बताओ, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। मतलब इस साल मेरे पास 1 करोड़ के एसेट्स है, अगले साल 1.5 करोड़ के एसेट्स हो गए, मतलब 50 लाख के एसेट्स बड़े तो है ना, मतलब उसमें एसेट परचेज भी रहेगा और सेल भी होगा, ऐसे नहीं कि 50 लाख के बड़े हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि कंपनी का जो पैसा है, कंपनी ने उसको सही तरह से यूज़ किया है कि नहीं किया है। जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, अभी शेयर्स इशू करने का पर्पज़ क्या है, टू मीट लॉन्ग टर्म नीड। अगर उसमें से कंपनी ने सैलरी पे किया है तो कुछ मतलब ही नहीं है, करेक्ट ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फंड्स आर टेकन फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, तो वो उस तरह से वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलता है। तो बेसिकली कंपनी में जो इनफ्लो आ रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो जिस पर्पज़ के लिए आ रहा है वो इस तरह से इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलता है बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड नाउ इट इज अ मैंडेटरी एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड व्हाट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड में डिफरेंस बता चुका हूँ। एरर जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है एंड फ्रॉड इंटेंशनली होता है। तो जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको हम इमीडिएटली लात मार के निकाल देंगे, उनको पकड़ना पड़ेगा। पहले एरर हो रहे तो सिस्टम में गड़बड़ है क्या चेक करना पड़ेगा, या आदमी के हाथ से गलती हुआ है उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, भाई तू सही तरह से रिकॉर्ड कर। तो ये सब पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट है। सो बाय डूइंग इंटरनल ऑडिट यू विल कम टू नो दिस। देखो, डिटेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉड एंड एरर्स एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग फ्लोज फ्रॉम दी, वही है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आप पढ़ लेना, ये एग्जाम में आएगा। 2 तरह का ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? ओनर्स के हिसाब से होता है, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये दोनों एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ हु इज ऑडिटर? देखो, द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। To be an auditor, the person should be professionally qualified. For example, under Companies Act, only chartered accountant who are professionally qualified possess certificate of practice which is valid and allowed to conduct audit of accounts of the company. Yes, अभी अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंपनी एट पॉइंट ऑफ व्यू। जीएसटी का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स का जो ऑडिट है या कंपनी एक्ट का जो ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है जो क्वालिफाइड है, ठीक है। एंड पजेस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं COP। मतलब आप जैसे CMA बनने के बाद या तो आप जॉब करेंगे या तो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, देन ओनली यू कैन डू ऑडिट। एंड उसके लिए भी हर साल इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग रहता है 20-30 आवर्स का, उसको बोलते हैं CP आवर्स।
तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो ही आपका सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाता है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट के भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मतलब आपको एंड तक पढ़ना है, यस एंड तक पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है टू क्लियर द एग्जाम। क्लियर होने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सो टू रिन्यू योर COP यू विल हैव टू डू ट्रेनिंग ऑफ 20-30 आवर्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट गाइडलाइन। उसके बाद ही आपका COP रिन्यू होता है, एंड COP अगर रिन्यू नहीं होगा तो आप ऑडिट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अ सक्सेसफुल ऑडिटर मस्ट possess फॉलोइंग क्वालिटीज। पहला, ऑडिटर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द ऑडिट सच एज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एज अ ऑडिटर अपने को लॉ का नॉलेज भी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों सर, ये मैं आपको आगे लिख के देने वाला हूँ, बट अभी ओरली बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, अकाउंटिंग का नॉलेज क्यों होना चाहिए? ऑब्वियसली क्योंकि अपने को ऑडिट ही करना है अकाउंट्स का। तो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑडिट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अकाउंट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अकाउंट का अगर नॉलेज नहीं रहेगा, मतलब आपको नहीं पता रहेगा कि जनरल एंट्रीज कैसे होते हैं, आपको ही नहीं पता अगर GST का अकाउंटिंग कैसे होता है, तो जो आपके सामने रिकॉर्ड्स है वो सही है गलत है कैसे पता चलेगा। तो आपके सामने जो फाइनेंस स्टेटमेंट रखे हैं उसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन किए वो सही है गलत है पता कैसे चलेंगे, तो उसके लिए पहले आपको अकाउंट्स आना ज़रूरी है। ये तो हो गया। सर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का क्या संबंध है ऑडिट में? मैथमेटिक्स का संबंध है सैम्पलिंग ड्रॉ करना है। मैंने कहा था हर एक चीज़ ऑडिट पूरा 3 महीने पूरा चेक नहीं हो सकता है, सो आई नीड टू ड्रॉ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे निकालना है मैथमेटिक्स में दिया है, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है मैथ्स में, यहाँ पे उसका यूज़ होता है। तो सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी ये दोनों मैथमेटिक्स से यूज़ यहाँ पे होते हैं, करेक्ट ना। सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अभी सोचो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है, जरा सोचो कि वाई आई नीड इकोनॉमिक्स, बोलो। यस, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन ऑडिटर कैन इवेल्युएट सेल्स ऑफ द कंपनी। डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा नहीं इकोनॉमिक्स में कि डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो गया तो डिमांड, याद है, सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड कम होता है, या उल्टा है, बोलो। हाँ, तो डिमांड सप्लाई दोनों रिलेटेड है। डिमांड बढ़ गया एंड सप्लाई अगर नहीं हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, एंड डिमांड भी बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है तो कोई अड़चन नहीं, बट डिमांड कम है सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस कम होगा। सो डिमांड सप्लाई पोजीशन जो है वो आपके सेल्स को अफेक्ट करती है, आपके प्राइस को अफेक्ट करती है। सो अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज रहेगा, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिमांड सप्लाई सिचुएशन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, उसका इस कंपनी के सेल्स पे क्या असर हो रहा है वो आप कंपनी को बता सकते हैं। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे भी कोरोना इफेक्ट चल रहा है, अभी क्या डिमांड क्या सप्लाई आपको पता है, सब कुछ तो बंद है, कुछ कर नहीं पा रहे, घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी मैं समूह मैनेज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने का, और सुबह 5 बजे आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि कोई मेरे को रोके ना। 1-2 बार तो पुलिस वालों ने रोक लिया था, बट उनको बता दिया ऐसे ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहे, बेचारे अच्छे थे, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। इसलिए अभी मैं सुबह 5 बजे आके स्टूडियो में आके चलते चलते आता हूँ, रिकॉर्ड करके 8 बजे घर पे जाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम रिकॉर्डिंग। बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, बट अभी ऑप्शन भी नहीं अपने पास, तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी होना ज़रूरी है ताकि वो डिमांड सप्लाई पोजीशन के बेसिस पे उसका अपने सेल्स पे इफेक्ट क्या हुआ है ये पता चलेगा। ये मैं आगे आपको दिया है, डोंट वरी। मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया सैम्पलिंग ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, अपने को लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। जी, लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का, जो कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो बराबर हुए कि नहीं हुए वो कैसे पता चलेगा? लॉ का नॉलेज रहेगा तो ही पता चलेगा, करेक्ट ना। तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मेरे को चेक करने पड़ेंगे कि दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उस बेसिस पे जो प्राइसिंग चार्ज हो बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी मेरे ट्रांजैक्शन में इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट का मेरे इवेंट पे असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मेरे को क्या करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन भी, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। तो मतलब जो बंदा ऑडिट करता है उसको सभी एरिया का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए आपको लॉ भी पता होना चाहिए, टैक्स तो नो डाउट पता होना ही चाहिए, अकाउंट्स पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स इनके बहुत सारे फंडामेंटल्स अपन ऑडिट में यूज़ करते हैं। देन ये है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200। एन ऑडिटर मस्ट possess इंटीग्रिटी
एंड बी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इन हिज अप्रोच टू द ऑडिट। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, उसके बाद खुद का इंटेलिजेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो ऑडिटर मस्ट पोजेस द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिव एंड, हाँ इंटीग्रिटी मतलब उसको प्रोफेशनल नॉलेज तो होगा ही, बट इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब क्या है, जब भी मैं ऑडिट करने जाता हूँ आई शुड बी एबल टू अप्लाई माई एक्सपर्टाइज, क्योंकि ऑडिट ये टोटली एक्सपर्ट काम है, खाली क्वालिफिकेशन को कुछ नहीं होता है, उस एरिया का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। दैट विल कम बाय एक्सपीरियंस ओनली। जब तक आप, जैसे मैं जब फ्रेशर था तो मैंने भी काम करके मेरे को समझा, सो नाउ 8 साल काम करके मेरे को समझ में आ गया है कि ऑडिट में कौन से एरिया पकड़ना है, कहाँ पे चेक करना है। सो इंटीग्रिटी मतलब वो आपको डेडिकेशन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कौन सी एरिया में कौन सा काम करना है, रिकॉर्ड्स कौन से चेक करना है, कैसे चेक करना है, और वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। द ऑडिटर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ, जो मैंने आपको बता दिया है, ये मत पढ़ो। देन टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। यस, टेक्निकल नॉलेज जो मैंने कहा था कि ऑडिटर शुड अप्लाई हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। खाली ऑडिट टीम लेके जाने से, खाली क्वालिफिकेशन से कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप ऑडिट कैसे करोगे, क्योंकि आपको ही पता नहीं है ये एंट्रीज कैसे होने चाहिए, आपको नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कैसे होने चाहिए, ये जो ड्राफ्टिंग है बराबर हुआ है कि नहीं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर हो रहा है। ये मत पढ़ो। चलो नाउ एक बेसिक प्रिंसिपल ऑडिटर का देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है, SA 200 बेसिक प्रिंसिपल ऑन ऑडिटिंग। नाउ अभी आपको मैं ये डायग्राम बना के दूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये आपको बाद में देता हूँ। चलो ये है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। देखो गवर्निंग ऑडिट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल विच गिवन द ऑडिटर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शुड बी कंप्लाइड विथ वॉट एवर ऑडिट इज कैरिड ऑन, दीज आर। नाउ ये IMP करो एंड एक बार आप पढ़ लो। देखो पहला इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंस, आप एक बार पढ़ लो, फिर दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा है स्किल एंड कॉम्पिटेंस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार करो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट, मतलब ऑडिट करते समय क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है, मतलब आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या काम आपने करना चाहिए। देखो पहला, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर, इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम एनी बायस। ही शुड बी मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। मतलब क्या है, आपने आपका काम एथिकल, इंटीग्रिटी का मतलब है एथिकली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में ऑडिट करने गया और वहाँ पे मेरा उनके इंटरनल ऑडिट के साथ झगड़ा हो गया। मैं बोला ठीक है अभी तूने वैसे झगड़ा किया ना, अभी देख तेरा ऑडिट मैं कैसे करता हूँ, एंड मैंने रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए, आपने आपका काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ऑडिट करना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि काफ़ी बार कंपनी से आपको रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, परेशानी आती है, स्ट्रेस आता है। सो इट शुड नॉट अफेक्ट योर वर्क। इंटीग्रिटी मतलब यू शुड बी एथिकल, आपने आपका काम सही से और ईमानदारी से करना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब कोई पार्शलिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा कंपनी के साथ खुन्नस है ना, देखो मैं इस बार ऑडिट कैसे करता हूँ। फ्री फ्रॉम बायस मतलब आई शुड नॉट अप्लाई माई पर्सनल बायस इन डूइंग ऑडिट, आई शुड चेक व्हाट इज एथिकली करेक्ट एंड व्हाट इज एथिकली रॉन्ग। जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, वो उसको फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे क्लाइंट हैं। एक क्लाइंट ने बोला कि सर मेरे को आप उस कंपनी का जरा कॉस्ट शीट बताओ, वो कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है एंड वी आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, और हमारी कंपनी उससे तो काफ़ी पुरानी है, हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो कंपेयर टू दैट कंपनी वी आर बेटर इन ऑल टर्म्स, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी दैट कंपनी इज गोइंग वेरी वेल। सो वी नो दैट उनका ऑडिट आपके पास है, तो कैन यू शेयर देयर रिपोर्ट्स विद अस सो दैट वील इम्प्लीमेंट इन आवर कंपनी। तो ये मेरा काम है कि नहीं, मैं रिपोर्ट सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उनसे परमिशन लो, एंड अगर उन्होंने मेरे को परमिशन दिया तो देन आई कैन शेयर। उसका मैं प्रोसीजर आपको बताऊँगा, उनसे मैं ऑफिशियल मेल लूँगा
कि ये रिकॉर्ड्स आप इनके साथ शेयर कर सकते हो, उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मैंने क्लाइंट के लिए किया है कि कुछ क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो दोनों क्लाइंट एक दूसरे के दोस्त थे, तो उसने कहा कि मेरे को इनका डेटा दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं डेटा दे दूंगा, मेरे को पता है कि आप एक दूसरे को दोस्त हो, बट आई वांट इन राइटिंग। सो आई आस्क्ड वन क्लाइंट टू सेंड मी ईमेल, ताकि मैं सेफ रहूँगा। तो मेरे पास ईमेल में मैंने बोलूँगा मेरे को ये फॉर्मेट में लिख दो कि दिस इज इन्फॉर्मेशन यू कैन शेयर विद देम। सो अगर क्लाइंट ने अलाउ किया तो मैं कर सकता, बट विथ प्रॉपर मेथड। उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आई शुड नॉट शेयर क्लाइंट डेटा विद अदर, बट शेयर कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे करना है, प्रोसीजर बता दिया है। हाँ, अभी तो देखो यहाँ पे दिया, अनलेस इट्स अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी मतलब अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, अभी कोर्ट में केस चल रहा है एंड कोर्ट ने बोल दिया कि इसके रिकॉर्ड्स हमको दे दो, फिर मेरे को देना ही पड़ेगा। तो अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है या क्लाइंट ने ईमेल करके बिल दिया, तो हो सकता है। उसमें भी कौन से रिकॉर्ड शेयर करना है क्लाइंट ने बोला तो मैं डिसाइड करता हूँ। बट अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोई केस चल रहा है क्लाइंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने बोल दिया, मेरे को नोटिस आ गया कि इसके सभी बैलेंस शीट सबमिट करो, ये डिफॉल्टर बनने वाला है, इसकी कंपनी लिक्विडेट करना है, कोर्ट ने बोला सबमिट करो सभी रिकॉर्ड्स, सो देन आई हैव टू डू इट। देन आई कैन नॉट से कि मैं नहीं करूँगा, मेरे अगेंस्ट केस चल जाएगा फिर। सो लीगल ड्यूटी तो मैं करूँगा ही, अदरवाइज नहीं करूँगा। तीसरा, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्किल एंड कॉम्पिटेंस? स्किल एंड कॉम्पिटेंस का मतलब है, ये भी मैं आगे आपको लिख के दूंगा। इसका मतलब कॉम्पिटेंस का मतलब मैं आपको आगे लिख के दूंगा। आई नीड टू अपग्रेड माई नॉलेज, सिंपल वर्ड्स में। आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ मतलब क्या है? जैसे ऑडिट में नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट मतलब नए नए सिस्टम्स आते हैं जिसका मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होता है, तो हर एक कंपनी अलग अलग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करता है। सो इवन आई नीड टू टेक ट्रेनिंग, है ना, मतलब मेरे को माइंड मेरा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो आई नीड टू टेक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू डू माई जॉब एफिशिएंटली। इसलिए मैंने कहा ना कि इंस्टीट्यूट ही अपने को ट्रेनिंग देता है। तो जब भी कोई नए अमेंडमेंट्स आते हैं, कोई नए प्रोसीजर गवर्नमेंट लेके आता है, तो इंस्टीट्यूट अपने को ट्रेनिंग देता है कि कंपनी में जाकर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। उसको बोलते हैं स्किल एंड उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस एंड स्किल। एंड स्किल का मतलब मेरा खुद का स्किल, मतलब ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाना है ना, तो आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ये फैकल्टी का स्किल रहता है। ऐसा पढ़ाना है कि सब कवर भी हो, विद इन टाइम लिमिट भी, और आपका 100% फ़ायदा हो। बस ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, तो उसको बोलते हैं स्किल। देखो, लेटेस्ट डेवलपमेंट होने चाहिए, क्या क्या हो रहे हैं। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काम आता है मेरे आर्टिकल्स। मैं अकेला तो ऑडिट नहीं कर सकता, आई विल सेंड माई आर्टिकल्स, मैं भी आऊँगा, बट मेजॉरिटी वर्क विल डन बाय आर्टिकल। तो उनको प्रॉपरली वर्क असाइन करना भी जरूरी है, जिसको बोलते हैं डेलीगेशन। अगर डेलीगेशन नहीं हुआ, मैंने एक ही काम 2-3 लोगों को दिया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, उससे टाइम लैग होगा, टाइम लगा तो काम डिले होगा और अच्छा नहीं होगा। एंड इससे क्या होगा, फिर मैं जब क्लाइंट के जाऊँगा ना पैसा मांगने के लिए, क्लाइंट बोलेगा सर आपने अच्छा काम नहीं किया, 3 महीने का ऑडिट 4 महीने में कंप्लीट किया, देन देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सो विल नॉट पे यू फुल फीस, पैसा कट होता है। यस, क्लाइंट विल कट योर फीस, क्योंकि आपने काम बराबर नहीं किया, डुप्लीकेशन किया है, ये फ़ायदा है। देन डॉक्यूमेंट्स का मतलब वही है, एविडेंस। कौन से एविडेंस रिकॉर्ड करना मेरे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिट करते समय आई नीड टू हैव एविडेंस, क्योंकि जब भी मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ मेरे पास रिपोर्ट्स होना ज़रूरी है। तो एविडेंस मेरे पास खुद के संभाल के रखना है। प्लानिंग मैंने बता दिया कि 12 मंथ्स का काम 12 महीने में करना है। सो आई नीड टू प्लान कि स्टॉक रिकॉर्ड्स कैसे चेक करना है, टैक्सेशन रिकॉर्ड्स कैसे चेक करना है, इंटरनल रिकॉर्डिंग सिस्टम कैसे चेक करना है, मटेरियल का फ्लो कैसे हो रहा है चेक करना है, इंटरनल कंपनी के पॉलिसीज़ क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दे यूज़ देयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे इसको बोलते हैं ERP सिस्टम, सो एवरी कंपनी फॉलोज सम डिफरेंट सिस्टम, आउटपुट एक ही आता है बट रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग होता है। ऑडिट एविडेंस आपको पता ही है। अकाउंटिंग सिस्टम, जो अभी मैंने कहा कि आई नीड टू हैव नॉलेज नॉट ओनली ऑफ टैली बट डिफरेंट सिस्टम यूज बाय कंपनी। सो काफ़ी सारे कंपनीज टैली को भी थोड़ा चेंज करके लेते हैं। ERP सिस्टम आपने नाम सुना ही रहेगा, राइट ना। सो आई नीड टू चेक कि कंपनी के पास बराबर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, नहीं तो फिर मैं कंपनी को ओपिनियन दूंगा कि सर यहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं है,
यहाँ पे लूपहोल है, यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, सो आई विल डेवलप दैट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मेरा ही काम है। तो क्लाइंट बोलेगा सर आप बताओ, तो मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि सर ये रिपोर्टिंग सिस्टम आपको पूरा गलत है, इसकी वजह से मेस हो रहा है, क्लाइंट को सर्विस बराबर नहीं मिल रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है, तो ये सिस्टम चेंज करो, इन एम्प्लॉय को निकाल दो, ये फ्रॉड कर रहे हैं, बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इनको निकाल दो धक्के मार के, ये सब है। एंड देन लास्ट ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, वो होता है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करना है, वही है ट्रू एंड फेयर। अल्टीमेटली मेरे पर्पस क्या है, टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड properly and it should give true and fair view to the users of financial statement. Then difference between accounting and auditing, accounts and auditing में फर्क क्या है, चलो देखते क्या, बहुत सिंपल है। सी अकाउंट में अपना पर्पज है ओनली रिकॉर्डिंग, है ना। अकाउंट्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना एंड डेटा कलेक्ट करना। तो अकाउंटिंग में दो मेजर काम है, एक कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग, एंड ऑडिट स्टार्ट आफ्टर अकाउंटिंग, ठीक है ना। ऑडिट में मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ, एग्जामिनेशन करता हूँ, मतलब फर्स्ट अकाउंटिंग होगा। तो देखो अकाउंटिंग इज व्हाट, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा। पहले डेटा कलेक्ट करूँगा, है ना, क्लासीफाई करूंगा उसको, जनरल लेजर अकाउंट्स अपन उसको क्लासीफाई करेंगे, समराइजेशन होगा बैलेंस शीट में। तो पहले कलेक्ट डेटा का मतलब क्या, आई पास जर्नल एंट्रीज। क्लासिफिकेशन याद है आपको, अपन अलग अलग लेजर बनाते हैं ना, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन। आई प्रिपेयर अलग अलग लेजर अकाउंट्स सो दैट आई गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ वन लेजर अकाउंट, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। एंड समराइजेशन मतलब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। Auditing is analytical and critical examination of books of accounts, financial records and financial statement. तो अकाउंटिंग होने के बाद ऑडिटिंग होगा। It is the recording of transaction at the time of occurrence, हाँ जब होता है तभी रिकॉर्ड किया जाता है। एंड इट इज पोस्टमार्टम, रिकॉर्ड होने के, मैंने कहा ना अकाउंटिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग स्टार्ट्स, रिकॉर्ड होने के बाद ऑडिटिंग होगा। अकाउंटिंग का फायदा क्या है, अकाउंटिंग में मेजरमेंट होता है, कितना खर्चा हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेस हुआ है। सो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। तो अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग एंड मेजर करना कि कितना कंपनी का परचेस पे खर्च हुआ है, सेल्स कितना हो रहा है, ब्रांच वाइज प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो अपना फॉरेन में ब्रांच है उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं। एंड ऑडिटर का काम है टू गिव ओपिनियन एंड ऑथेंटिसिटी, कि वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। अच्छा, ये अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है, शेयर होल्डर्स, ओनर, वही है। दिस इज डन बाय अकाउंटेंट एंड दिस इज डन बाय ऑडिटर, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटेंट का काम रिपोर्ट करना नहीं, अकाउंटेंट का काम प्रिपेयर करना है, ऑडिटर का काम रिपोर्ट करना है। सो ये पढ़ के जाना, एग्जाम में आता है। देन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, जो अभी मैंने आपको कहा था, मैंने मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया था ना। ऑडिट का मतलब उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, हम हर साल उनका ऑडिट करते हैं। उन्होंने कहा था कि फुल इस बार हमको इन्वेस्टिगेशन भी करना है। मैंने कहा क्या हो रहा है सर, उन्होंने कहा कि हमारे साइट पे मटेरियल जाता है और वहाँ से जितना सीमेंट यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि वहाँ से चोरी हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू कैच देम। तो विपुल तुम उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि रियली सीमेंट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये मेरे को करने के लिए डिटेल में जानकारी चाहिए। मैंने कहा सर ओनर को, उन्होंने बोला क्या डिटेल चाहिए। मैंने कहा कि मेरे को ये चाहिए कि कितना सीमेंट आने के बाद वो बिल्डिंग कितना बड़ा खड़ा होता है। सो आई वांट कंजम्पशन रेशो कि अगर आप लेट से 500 kg आपने सीमेंट लाया तो कितना कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए और कितना वेस्टेज जाता है। तो उसके मैंने कैलकुलेशन लिया, है ना, और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने निकाला कि क्या यूसेज का रेशो है, कितना कंजम्पशन है, कितना स्क्रैप है। एंड उसमें गैप तो था ही कि इतने बड़ा बिल्डिंग बनना चाहिए, बट वो बहुत सारा उतना बिल्डिंग नहीं बना था, आधा ही बना था, मतलब आधा सीमेंट दिख ही नहीं रहा था। एंड वहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, वहाँ पे रिकॉर्ड्स पे तो सीमेंट हर जगह पे यूज़ हो रहा था। तो अब इसका उपाय क्या करेंगे। तो क्लाइंट ने कहा कि विपुल रिकॉर्ड वाइज तो सब दिख रहा है बराबर है, मतलब बैग की चोरी भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब वो ट्रक साइड पे आता है तो वहाँ पे एंट्री हुआ है, सब कुछ हुआ है, मतलब एंट्री गेट पे एंट्री भी हुआ है, सब कुछ हो रहा है।
तुम चेक करो क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे क्या मैंने आपको बता, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं एक बार जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो एक बार मैं साइड में जाके साइड चेक किया एग्जैक्टली कैसे उसका प्रॉपर्ली मैंने खुद जाके चेक किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहले मेरे को समझना पड़ेगा। तो मैं देखा कि ट्रक आ रहा है, एंट्री हुआ, तो पहले मैंने चेक किया कि ट्रक का एंट्री हो रहा है क्या हो रहा है। फिर मैंने दूसरा चेक क्या किया कि वो जो बैग्स है वो रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं। ट्रक में 100 बैग थे तो मैंने 1-2 ट्रक रुका के बोला चेक करके देखा 100 बैग है कि नहीं, वो भी हो रहा है। फिर मैंने चेक किया वेट कि एक बैग में 25 kg होता है ना, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी हो रहा था। मतलब सप्लायर की तरफ से कुछ गलती नहीं थी। मतलब मैंने सब कुछ चेक किया। मैं भी परेशान हो गया, बोला सब कुछ तो दिख रहा है, कन्फ्यूजन कहाँ पे है। तो मेरे को क्लिक हुआ कि शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि मटेरियल परचेस तो हो रहा है, एंट्री भी हो रहा है, फिर वो कंजम्पशन नहीं दिख रहा है। तो साइड से मटेरियल चोरी तो हो ही रहा है, कंफर्म है, बट वो चोरी को मेरे को पकड़ना था। अभी मैं वहाँ पे उन लोगों को बता नहीं सकता था कि मैं चोरी करने आया हूँ, क्योंकि मतलब पकड़ने आया हूँ चोरी। वैसे बता देंगे तो लोग एंटी हो जाएंगे। तो ये सब काम एकदम दबे भाव करना है, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए। मैंने उनको कहा कुछ नहीं, मेरा नॉर्मल ऑडिटिंग वर्क चल रहा है। अब मैंने क्या किया उसको पकड़ने के लिए, मैंने एक रात में क्लाइंट को बोल के वहाँ पे हमने CCTV कैमरा लगा दिए एंट्री गेट पे। किसी को समझे नहीं, हमने ओवरनाइट CCTV कैमरा लगा दिए। एंड उसमें हमको समझ में आ गया कि रात को सीमेंट फैक्ट्री से बाहर आ रहा था टेम्पो से, मतलब वहाँ से चोरी हो रही थी। तो एंट्री रिकॉर्ड सब बराबर क्रिएट हो रहे थे। रात को टेम्पो में से सीमेंट बाहर जा रहा था, बस हमने CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग पकड़ लिया, क्लाइंट को बता दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। 2 दिन में चोरी पकड़ में आ गई। फिर हम वो CCTV रिकॉर्डिंग वहाँ पे लेके गए, उन लोगों को क्लाइंट ने पकड़ा। फिर आगे की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्या किया, निकाल दिया उनको ऑब्वियसली। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे मैंने 2-3 इन्वेस्टिगेशन किए क्लाइंट के कहने पे। कुछ क्लाइंट ऐसा बोलते कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें। अभी ऑडिटिंग में कवर होता है, बट उन्होंने कहा कि नहीं तुम एक स्पेशल हमको एक प्लानिंग करके दो कि क्या हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफाइड एरिया का होता है, वहाँ पे ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट में आई चेक एवरीथिंग, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जो आपको एग्जाम्पल है चोरी का, सीमेंट चोरी हो रहा था, वो उस पर फोकस रहेगा। देखो, audit is an independent and systematic examination of evidence underlying the accounting and other data in accordance with the generally accepted auditing practice to ascertain true and fair view of financial statement. Investigation may be defined as examination of accounts and record with a view to ascertain any fact for some special purpose from assignment to assignment. Special purpose, सीमेंट की चोरी रोकना। The audit has wide scope, इसका लिमिटेड है क्योंकि जितना बोला उतना ही करना है। इन ऑडिट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है ये मैं डिफाइन करूँगा। मेरे को सीमेंट का चोरी रोकना था ना, तो वही स्टॉक रिकॉर्ड मैंने वेरीफाई किया है। इसमें जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है। यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ उसको कैसे चेक करना है, क्योंकि इस प्योरली मेरा स्किल होता है उसको कैसे पकड़ना है। तो ये एग्जाम में आता है, ये नोट नहीं पड़ा तो भी चलेगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, यही है यूजर्स। तो मैंने जो पहला डायग्राम बना के दिया ना, इनकम टैक्स फाइल करना, ये आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, नेचुरल कैलामिटी आ गए, पूरा स्टॉक पानी से बह गया, या लॉस बाय फायर हो गया है ना, एक्सीडेंटल फायर टुक प्लेस है ना। अभी जैसे कोरोना इफेक्ट चल रहा है, काफ़ी लोगों का स्टॉक खराब हो गया, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते कि ये स्टॉक इतना है। दे नीड रिपोर्ट फ्रॉम यू एंड मी सर्टिफाइंग इतना स्टॉक था। सेल्स टैक्स पेमेंट मतलब GST। आप बैंकरप्ट हो गए, गवर्नमेंट मेरे से रिकॉर्ड मांगती है, बताओ इसके एसेट्स कितने हैं, क्योंकि वो बेच के फिर लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्विक रिकवरी, डिस्कवरी एंड एरर्स ऑफ फ्रॉड। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय बराबर काम कर रहे कि नहीं, ये चेक होता है। एडवाइस टू द मैनेजमेंट को हम एडवाइस देख सकते थे। कौन सा एडवाइस, जो मैंने कहा कि ऑडिट करते से मेरे को पता चल रहा है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बजट जो बनाया था बजट के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। और ये क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इंटरनल सिस्टम खराब है, लोग क्वालिफाइड नहीं है, तो स्टाफ को बदलना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। ये सब कंपनी को बताता हूँ मैं कि ये चेंजेस करो, स्किल्ड एम्प्लॉय को लेके आओ, BMW एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो,
एंड ट्रेनिंग के बाद भी नहीं सोते तो उनको थैंक यू टाटा बाय बाय करके उनको कंपनी से निकाल दो, है ना। यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं उनके ब्रांचेस है, अभी यहाँ पे अलग अकाउंटिंग, ब्रांचेस में अलग अकाउंटिंग, तो बाद में मेरे को इंटीग्रेट करने में तकलीफ होती है, टाइम बहुत जाता है, जीएसटी कंप्लायंस डिले होता है, इनकम टैक्स कंप्लायंस डिले होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वही हर एक जगह पे होगा। जैसे बिग बाजार के इतने सारे ब्रांचेस हैं, सेम सॉफ्टवेयर इज फॉलोड बाय देम। अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर फॉलो करेंगे तो मेरे को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ब्रांच ट्रांसफर चेक करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ अभी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डेटर क्रेडिटर्स, या कोई पार्टनर की रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई तो उसको कितना पैसा देना है कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो अपन उस दिन तक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका शेयर निकालते हैं, ये सब क्या अकाउंट्स तो है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल, ये कब होता है, अमलगमेशन होना है या डीमर्जर हो रहा है या आपके कंपनी को कोई परचेस कर रहा है तो आपके कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। आपने पढ़ा है अमलगमेशन में नेट एसेट मेथड, तो उसमें एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, तो ये एसेट का जो वैल्यू दिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, वो ऑडिटर का काम है। पहले एसेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, गुडविल कैसे लाया है बैलेंस शीट में वो चेक करना पड़ेगा, फिर वो सेल्फ जनरेटेड है या परचेस्ड है ये चेक करना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन कौन से मेथड से किया है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूएशन ये सब रिकॉर्ड्स का ही काम है, रिकॉर्ड्स में रहता है। फ्यूचर ट्रेंड ऑफ बिजनेस, यस ऑडिट रिपोर्ट रहेगा तो एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आई कैन एस्टिमेट फ्यूचर। मतलब मेरे पास 3 साल के अगर ऑडिटर रिकॉर्ड्स है तो आई कैन फोरकास्ट सेल्स कितना होगा, बेस्ड ऑन दैट में बजट बनाना मेरे को ईजी होता है, परचेज बजट बना सकते हैं, कितना खर्च करना है, 3 साल का एक्सपीरियंस बेसिस पे कहाँ पे गलती उसको हम सुधार सकते हैं, कैपिटल एसेट पे कहाँ पे खर्च करना है, एक्सपेंशन कौन से एरिया में करना है, अगर कंपनी के अलग अलग सेगमेंट है तो कौन सा सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये पता चलता है, देन जो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है उसको अपन बंद कर सकते हैं, तो ये सब पता चलता है। चलो एडवांटेज ऑफ ऑडिट आपको पढ़ना है, आई थिंक बहुत सिंपल है ना। देखो टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, जो मैंने कहा था जो यूजर्स है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको फायदा होगा। देन मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय जो फ्रॉड करते हैं कोई उनके ऊपर चेक रहेगा, क्योंकि ऑडिट में हर एक एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है कंपनी, आप कितना काम कर रहे हो, हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो होता ही है, तो ऑडिट में वो सब चेक होता है ना, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, ये सब पढ़ लेना आप। नाउ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, यस इनहेरेंट कुछ लिमिटेशन होते हैं। देखो लॉजिक बताओ क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, सुनिए। एज ऑडिटर जब मैं ऑडिट करता हूँ ना, मैं सैम्पलिंग बेसिस पे करता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल टेलको, अभी टेलको के 1 साल में कितने ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, अब इसको ऑडिट करना क्या जोक है क्या, 3 मंथ्स में ऑडिट 4 महीने में ख़त्म करना है, तो ये सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। तो दिस इज़ द प्योर स्किल ऑफ ऑडिटर कि कौन से रिकॉर्ड चेक करना है कैसे, मतलब मैं बोलता हूँ कि पूरा ऑडिट का खेल है ना अपने दिमाग के ऊपर है, आप जितना इंटेलिजेंट रहोगे ना उतना ऑडिट का काम अच्छा होता है, क्योंकि सैंपल भी कौन से ड्रॉ करना है, कौन से रिकॉर्ड आप चेक करोगे कौन से नहीं करोगे, ये मैटर्स करता है। देखो एन ऑडिट डज नॉट गारंटी दैट ऑल मटेरियल मिस स्टेटमेंट विल बी डिटेक्टेड, है ना, क्यों, बिकॉज टेस्ट नेचर, टेस्ट मतलब मैंने कहा ना कि हम हर एक चीज़ टेस्ट नहीं करते, कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे रिकॉर्ड चेक होता है। ऑडिट एविडेंस जो मिलता है वो परसिव रादर देन कंक्लूसिव, मतलब जो ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है वो उसके जजमेंट पे होता है ना, वो उसका उसमें बायस रहता है कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में ऑडिट करने गया, उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना हॉरिबल है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, तो मेरा जो ऑडिट होगा वो सही होगा ही नहीं ना, और मेरे को ऑडिट तो कंप्लीट करना ही है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं ऑडिट नहीं करूंगा, सो नाउ देन दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं है, अभी मैं रिकॉर्ड तो क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। सो दिस इज द मेजर लिमिटेशन कि अगर कंपनी का इंटरनल सिस्टम अगर खराब रहेगा
तो मेरे को तकलीफ होने वाली है, मेरा काम तो डिले होगा, टाइमली नहीं होगा, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, स्टॉक रिकॉर्ड चेक करना है बट रिकॉर्ड ही नहीं है, सेल्स रिकॉर्ड बराबर नहीं है, चैलेंज बराबर नहीं बना है, अकाउंटिंग बराबर नहीं हुआ है, 8 दिन से अकाउंट्स अपडेट ही नहीं हुआ है, देयर इज़ नो BRS स्टेटमेंट बराबर नहीं बना है, उसमें अभी भी टैली नहीं हो रहा है। ना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्या, देखो क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स एन अप्रोच दैट विल एंश्योर इफ देयर इज समथिंग इज रॉन्ग इज डिटेक्टेड। दिस बिहेवियर ऑफ ऑडिटर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इवेल्युएटिंग matters that increase the risk of material misstatement resulting from fraud and error। मतलब क्या है, सुनो, सी एज अ ऑडिटर मेरे को भी डर रहता है कि अगर मेरा काम ही गलत हो गया तो मेरे को बाद में गवर्नमेंट पकड़ लेगा, क्योंकि मैं ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता हूँ और मेरे रिपोर्ट फिर सब जगह पे यूज होते हैं, तो ये मेरे को भी एक डर रहता है। सो दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन है ना। तो एज ऑडिटर समटाइम मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, मेरे को पता है कि और डिटेल में गया तो और फ्रॉड निकलेगा, ये गलत है टेक्निकली। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करें ना। तो अल्टीमेटली ये बहुत उसको बोलते हैं प्रोफेशनल, मतलब मेरे को डर है माइंड में कि अगर मैंने जो काम कर रहा हूँ वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम इनके रिकॉर्ड्स पे है, तो मेरी भी गलती आगे जाके निकल सकती है ना। तो ये सब दिया। सर्कमस्टेंसेस दैट ऑडिटर सस्पेक्ट ऑडिटर्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट का तो क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिलायबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट ने जो मेरे को डेटा दिया वो कितना रिलेबल है, मैंने जो डायरेक्टर से बातचीत की उनका डेटा कितना रिलेबल है, ये सब जजमेंट बेसिस पे रहता है। मतलब ये पूरा काम ट्रस्ट पे चलता है। तो अगर उन्होंने डेटा अगर कलेक्ट नहीं दिया मेरे को तो मेरा काम भी सही नहीं होगा। तो ये मेरे को ही मन में डर रहता है कि मैं ऑडिट तो कर रहा हूँ बट कुछ निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एविडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एविडेंस जहाँ पे नहीं रहता है ना, वहाँ पे तो मेरा काम भी आगे चल के चैलेंज हो सकता है। तो ये भी एक मन में डर रहता है। द नेक्स्ट है मटेरियलिटी। नाउ व्हाट इज मटेरियलिटी? व्हाट इज मटेरियलिटी? मैंने कहा इंपॉर्टेंस, है ना। देखो मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट कॉस्ट वाइज, प्रॉफिट वाइज, इफेक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। अब एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके मेरे जेब से अगर 10, लेट्स से अपन बिजनेस बने और आपने मेरे कंपनी से अगर 10,000 रुपये चोरी हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कंपनी लाइक टेल्को उनके लिए 10,000 छोटी बात है। मैं एक जनरल एग्जाम्पल लिया, चोरी होना गलत ही बात है, मैं आपको एक बता रहा हूँ। सो मटेरियलिटी मीन्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। फॉर मनी लॉस ऑफ 5 crore may not be material, but for you and me लॉस ऑफ 5 crore is a material statement. सो मटेरियलिटी का मतलब क्या है? उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो इट कैन बी कॉस्ट वाइज, प्रॉफिट वाइज, इफेक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स, है ना। मतलब अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा है, मटेरियल में स्टेटमेंट है प्रॉफिट ज़्यादा दिखा है, तो बेचारा पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसको उतने रिटर्न्स नहीं आएंगे क्योंकि अपन ने मैनेजमेंट करके प्रॉफिट ज़्यादा दिखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट शीट बराबर नहीं बना है, कॉस्ट शीट अपने ज़्यादा कॉस्ट दिखा है तो प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। बट एक्चुअली मिस्टेक तो अपनी है क्योंकि अपन ने रिकॉर्ड बराबर मेंटेन नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो मटेरियलिटी बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि वो इम्पोर्टेंस क्या है ये ऑडिटर और मैनेजमेंट डिसाइड करता है, राइट ना। तो वो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैनेजमेंट और मेरे लिए मटेरियल होना ज़रूरी है। एंड इवन क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एज ऑडिटर, एंड समटाइम आई फील दिस इज द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है बट उनके लिए नहीं है। बट आप चिंता मत करो, ऑडिटर को मैंने कहा था पहले कि वो अपने को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। तो ये मेरा डिसीजन टू डिसाइड करना व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज नॉट मटेरियल। तो मेरे लिए मटेरियल नहीं है बट यूजर्स के लिए मटेरियल होगा। सो दिस इज वन मोर लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो आज अपन अभी यहाँ पे अपन इतना ही करते हैं, इतना भी एक बार लेक्चर देख लेना एंड फिर अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।